इस वक्त मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि शायद ही पाकिस्तान में CSS का ऐसा इदारा हो जो स्टूडेंट्स को रियल टाइम में राइटिंग की प्रैक्टिस करवाता हो। ऐसी क्या इश्यूज आती हैं जहाँ पर वो बच्चे जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं? हाँ, फेलियर की ना 3 से 4 बड़ी रीजन। प्राइम रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स टॉपिक की डी कोडिंग के ऊपर काम नहीं करते। सराउंड योर सेल्फ विद लायंस इफ़ यू वांट टू हंट। कोई बंदा CSS कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो अपने आप को सराउंड करे पॉजिटिव लोगों के साथ। व्हाई आर यू वेस्टिंग सो मच टाइम इन रोना धोना? इट इज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड करेज और एक पॉजिटिव माइंडसेट और एक रिजिलियंस जो होती है इंसान की, यार गिव अप नहीं करना। ये पैटर्न है जो शिफ्ट होता है हमारे मेन स्ट्रीम एजुकेशन से फ्रॉम CSS। ये वो स्ट्रेटजी थी जो मैंने खुद भी अप्लाई की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम अटैम्प्ट्स में ऐसे हमेशा पास होते रहे। अस्सलाम वालेकुम, अनफोल्ड पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट मोहम्मद हस्सामुल हक। नाजरीन, CSS का इम्तिहान जिसके अंदर सिर्फ हज़ारों लोग अपेयर होते हैं उसके एग्ज़ाम के अंदर बेसिकली, और उसके बाद चंद 100 अफराद जो हैं वो उसके अंदर क्लियर करते हैं उस एग्ज़ाम को, और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उससे भी कम अमाउंट जो होती है वो क्लियर करती है उसको, और फिर कहीं जाकर एक पूरा प्रोसेस चलता है और वो सिलेक्ट होते हैं फाइनली CSS के एग्ज़ाम्स देने के बाद, उसका इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर करने के बाद कहीं पे वो सिलेक्ट किए जाते हैं अपनी अपनी पोजीशंस के लिए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर इतना अरसा रिक्वायर होता है, इतनी मेहनत लगती है उनकी, बहुत ज़्यादा बच्चे फ़ेल होते हैं। फ़ेल करने के बाद चंद सीट्स होती हैं। अब हज़ारों बच्चों की अगर बात की जा रही है तो उसके बाद सिर्फ अगर हम 2025 की बात करें तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 16,000, 2024 की अगर बात की जाए तो 16,000 बच्चों ने अपेयर किया, जिसके अंदर से सिर्फ ऑलमोस्ट 300 से 400 बच्चे जो थे वो क्लियर कर पाए रिटर्न एग्ज़ाम को, और उसके अंदर से भी ऑलमोस्ट 200 या 210 बच्चे जो होंगे वो इंटरव्यू के अंदर होंगे और उसके बाद सिलेक्शन होगी। ये कुछ अमाउंट है, इतना ये बच्चे जो हैं किस तरीके से सिलेक्ट होते हैं। उसके अलावा ये सारा प्रोसीजर क्या होता है, बच्चे फ़ेल होते हैं, जो इतने ज़्यादा बच्चे, जो हज़ारों बच्चे फ़ेल होते हैं, उसकी वजह क्या है, उसके पीछे जो सारा सिनारियो होता है, उसका सिनारियो जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सर मोहम्मद उमैर अख्तर साहब, जो कि एक माया नाज एजुकेटर भी हैं, उसके साथ ही साथ वो एक मेंटोर भी हैं और अपना इदारा चला रहे हैं हॉक्स के नाम से, हाउस ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज़, जिसके अंदर वो एज ए मेंटोर भी सर्व कर रहे हैं और इंग्लिश प्रिपरेशन के अंदर बच्चों को मेंटोर कर रहे हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। इसी के साथ साथ मैं आपसे सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप अपनी जर्नी के बारे में ब्रीफली हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया CSS का एग्ज़ाम देने में? आपने CSS का एग्ज़ाम भी क्लियर किया, आपने उसके बाद PMS का एग्ज़ाम भी क्लियर किया, तो ये सबको क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रिक्वायर होती है। इसके अंदर हार भी मान जाता है बहुत जल्दी। तो हो सकता है आपकी जर्नी में भी ऐसा कुछ मोमेंट आया हो, तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिएगा, और आपको किस चीज़ ने मोटिवेट रखा इस पूरी जर्नी के अंदर, उसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, CSS एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसका रियलिस्टिकली तौर पे अगर इसको एनालाइज करें तो हमारी सोसाइटी बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर इस वक्त कंस्ट्रक्टेड है। एक है पावर और एक है पैसा। तो ये एक बीइंग बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी रिमोट एरिया, तो वहाँ पर भी ये कंस्ट्रक्टिविज़म काम कर रही थी। और बचपन से ही जो मेरे फैमिली है वो ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से है। मेरे कई कज़न्स हैं जी, मेरे कई अंकल्स हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो बेसिक मोटिवेशन मुझे मिली फ्रॉम माय फैमिली, एंड सेकंड मोटिवेशन वाज माय फादर। ही इज़ अ लॉयर, एडवोकेट हैं, तो उनकी एक तेरीना और हमेशा से एक ख्वाहिश थी दैट हम 3 भाई थे तो तीनों में से कोई एक हो जो कि सिविल सर्विसेज को क्रैक करे और इस फील्ड में एक्सेल करने की कोशिश करे। तो ये 2 मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने भी ये जर्नी स्टार्ट कर दी और इसको आगे परसू किया। और ये आपकी बात बिल्कुल मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि ये एक ऐसी जर्नी है जिसके अंदर बहुत पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो कि इंसान को मुकम्मल तौर पर क्रश कर देते हैं। बिल्कुल। इसमें 2 चीज़ें मेरे ख्याल एक स्टूडेंट के पास हमेशा होनी चाहिए। एक तो आपका एक जो रिलीजियस बॉन्डिंग होती है अल्लाह ताला के साथ, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो रिलीजन या आपकी एक अल्लाह ताला के ऊपर जो ट्रस्ट होती है, वो बिलीव, वो मेरे ख्याल इंसान को कभी भी ब्रेक नहीं होने देता। वो इंसान को हमेशा हर पॉइंट पे पूरी उम्मीद रखता है, मोटिवेटेड रखता है कि अल्लाह की कभी ना कभी तो हमें कामयाबी मिलेगी। और दूसरा ये होती है कि आप, वो कहते हैं ना, इंग्लिश की कोटेशन है, सराउंड योर सेल्फ विद लायंस इफ़ यू वांट टू हंट। तो आपको चाहिए, अगर कोई बंदा CSS कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो अपने आप को सराउंड करे पॉजिटिव लोगों के साथ, जो एम वाले लोग हों, जो पॉजिटिव हों, जो मोटिवेटेड हों। नेगेटिव लोग, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो फैमिली सर्कल में, उनको अवॉइड करना चाहिए।
तो ये दो बेसिकली चीज़ें हैं। अच्छा सर, मुझे उसके साथ साथ आपने ये भी इस चीज़ के मुतालिक भी गाइड करना है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ कंसीडर की जाती है कि CSS या PMS की अगर बात की जाए तो ये CSS करेंगे तो क्लियर होंगे। तो आपको क्या लगता है ये CSS और PMS इतना ज़रूरी क्यों बना दिया गया है हमारी सोसाइटी के अंदर? बेसिकली देखिए, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान में जॉब की ना सिक्योरिटी इस वक्त इतनी मौजूद नहीं है। नंबर वन, अब तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी कोई सिक्योरिटी नहीं रही। सिक्योरिटी नहीं है नंबर वन। नंबर टू, जॉब का जो स्कोप है और जॉब की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स के पास अनफॉर्चुनेटली लेफ़्ट ओवर जो ऑप्शन बनता है कि जिसमें वो अपने जॉब को भी सिक्योर कर सकते हैं, अपने कैरियर को भी सिक्योर कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अगर मैं कहूँ तो वो एक CSS के तौर पर ही वो इस उम्मीद को अब देखते हैं और उसको ही परसू करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, मैंने आपकी जो प्रोफाइल देखी ऑब्वियसली माशाल्लाह, आपने CSS भी क्लियर किया, आपने PMS भी क्लियर किया, तो इतनी बड़ी जर्नी के अंदर कोई ऐसा मौका तो आया होगा कि आपको भी लगा होगा कि यार बस अब नहीं हो रहा। तो अगर कोई ऐसा मौका आया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैंने पहले भी बात की कि बहुत जल्दी हम हार भी मान जाते हैं इस चीज़ के अंदर। ऑब्वियसली अल्लाह पर बिलीव होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो एक की एलिमेंट है कि अल्लाह पर अगर आपका बिलीव नहीं है, अल्लाह भी कहता है ना कि आप अल्लाह जो है वो आपके गुमान के साथ हैं, तो अगर आपको अल्लाह पे बिलीव होगा कि मैं कर लूँगा तो आप कर लोगे, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं वो मोमेंट आता है जब आप गिव अप कर देते हो। तो आपकी इतनी लंबी जर्नी के अंदर CSS और PMS के अंदर कोई ऐसा मौका आया? एक नहीं, कई बार आए हैं, मल्टीपल टाइम्स पे आए हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बयान करूँ तो मेरी जो लास्ट PMS की अटैम्प्ट थी उसमें मेरी थी 41 पोजीशन और सीट्स थी 39। अच्छा, तो मैं 2-3 नंबरों से मेरी एलोकेशन स्किप हो गई। वो मेरे लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव फेज़ था। उसमें मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि अपने आप को गैदर करें और किसी के भरोसे ना रहें, मतलब सिवाय रब की ज़ात के, कि कोई नहीं होता जो आपको डिफ़िकल्ट टाइम में सहारा देता है। ऐसा ही है, आपको खुद ही रिवाइव करना पड़ता है। और उसमें मैंने 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहा। उसके फ़ौरन बाद मेरी CSS की अटैम्प्ट थी। तो मैंने एक दिन बैठकर खुद अपनी सेल्फ़ काउंसलिंग की और अपने आप से बातचीत की कि यार ये इश्यूज़ हैं, ये रियलिटी है, अब यहाँ से आगे चलना है। करना तो मैंने खुद करना तो अगर आप बैठकर रोते रहें, सिंपैथी गेन करते रहें, ये एक रास्ता है। उठकर चलें, आगे बढ़ें, ये एक रास्ता है। इवेंचुअली तो आपने उठकर आगे चलना है और रास्ता आपने ही चुनना है। तो वाई आर यू वेस्टिंग सो मच टाइम इन रोना धोना 3 महीने 2 महीने? सो अगेन इट इज़ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड करेज और एक पॉजिटिव माइंडसेट और एक रिजिलियंस जो होती है इंसान की कि यार गिव अप नहीं करना। आज नहीं, कल नहीं, परसों अल्लाह ताला करम करने वाली ज़ात है, इंशाल्लाह, हाँ। तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो एक पर्सनल ग्रूमिंग भी और एक पर्सनल लेवल पे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना और पॉजिटिव माइंड का होना, ये चीज़ें थी जिन्होंने मुझे सर्वाइव करी रखा। फिर एनवायरनमेंट भी इसके अंदर बहुत हेल्प करता है आपकी। एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है जैसे कि आपने कहा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम दूसरे सेक्शन पे आए, ऑब्वियसली आपने इस बहुत अच्छे तरीके से सबको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या जर्नीज़ हैं, क्या क्या मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी। अब हम आते हैं अपने CSS एस्पायरेंट्स की तरफ, जो नए नए CSS में आना चाह रहे हैं अभी, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ के बारे में कि उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी सिर्फ डिग्री क्लियर करता हूँ, उसके बाद जैसा कि हमने बात की कि हमें एक रास्ता नज़र आ रहा होता है कि यार CSS करना है, CSS करेंगे तो ही हमें सिक्योरिटी है पाकिस्तान के अंदर, वरना नहीं है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्या होता क्या है CSS में, सिलेबस क्या करना होता है, क्या सारा सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा बताइएगा कि वो स्टार्टिंग स्टेप्स क्या होने चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि CSS का ना एक ट्रेंड होता है। मतलब अगर हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली थोड़ा सा देखें तो ये 12 सब्जेक्ट्स के ऊपर मुहित एक पेपर होता अच्छा, हाँ, जिसके टोटल मार्क्स होते हैं 1200, जिसमें से जो 600 मार्क्स होते हैं वो हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स के। और वो कौन से हैं? कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि एक स्टूडेंट को लाजमी उठाने पड़ते हैं, जिसमें इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसीज, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, GSA, ये सारे सब्जेक्ट्स। अब मुझे तो नाम सुन के एकदम से हो रहा है कि यार AI का दौर है, हम तो सब कुछ क्रिएटिविटी से, अपनी क्रिएटिविटी तो ख़त्म हो गई है, AI पे कर लेते हैं, और मुझे तो जेन्युइन अभी नाम सोच के सारा कुछ हो रहा है कि यार कैसे, बस हाउ इज़ ये इट पॉसिबल? बट वन हैज़ टू डू दिस। तो 600 नंबर ये होते हैं। उसके बाद एक पूल होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, जिसमें IR है, पॉलिटिकल साइंस है, US हिस्ट्री है, जेंडर स्टडीज़ है, क्रिमिनोलॉजी है और ब्रिटिश हिस्ट्री है। तो ये सब्जेक्ट्स का एक प्रॉपरली पूल डिवाइस्ड है। सही। इसमें से स्टूडेंट्स ने 600 नंबर के सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक वो जो सिलेक्शन है वहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, स्टूडेंट का पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सही। सपोज कर लें एक बंदा है, उसकी डिग्री
पहले से ही IR की है, एक बंदा उसकी डिग्री पहले से ही पॉलिटिकल साइंस की है, तो उसकी डिग्री किस चीज़ में और वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, नंबर 1। इससे भी बड़ी चीज़ है कि वो सब्जेक्ट ऐसा सिलेक्ट करे जो स्कोरिंग ट्रेंड में हो। सही। स्कोरिंग ट्रेंड में, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, US हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा क्रिस्पी नेचर का, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमेशा से ही रहा है। हमेशा से रहा है, लेकिन पिछले 2-3 साल से ये लगातार बच्चों के कैरियर को तबाह कर रहा है। इसमें बच्चों के 40 नंबर लेना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आउट ऑफ 100। सो कहाँ एक दौर था जब ये 86 मार्क्स देता था, 76 मार्क्स देता था, अब 40 मार्क्स देना, और मैंने कई सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 3rd अटैम्प्ट वाले हैं जिनके कैरियर्स तबाह हुए US हिस्ट्री की वजह से। सो अब US हिस्ट्री स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो क्या रीज़न क्या थी उसकी? लाइक पहले आप बता रहे हैं कि 86 मार्क्स भी आते थे बच्चों के, लेकिन अब 3-4 सालों से 40 भी मुश्किल से आ रहे हैं, तो व्हाट्स द रीज़न? इसमें मैं एक चीज़ बताऊँ, एक आप यूँ समझ लें कि एक रूल है, ये एक नॉर्म है, ये एक प्रेसिडेंस है CSS की, कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर रश ज़्यादा हो जाता है या जिस सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ऑप्ट करते हैं, उस सब्जेक्ट्स को वो डिस्करेज करने के लिए बार बार फेलियर करते हैं students। अच्छा, मतलब ये प्लान्ड है बेसिकली, ये इसको कहा जा सकता है, अनफॉर्चुनेटली प्लान्ड है। सपोज अब देखें हिस्ट्री का है, एक पोर्शन होता है हिस्ट्री का, सही। अब उसमें ब्रिटिश हिस्ट्री भी है, उसमें यूरोपियन हिस्ट्री भी है, उसमें अदर हिस्ट्रीज भी हैं, बट सारे स्टूडेंट ऑप्ट करेंगे US हिस्ट्री को। अब बाकी हिस्ट्री रेलिवेंट हो गई है तो वो US हिस्ट्री के ऊपर रश हो जाता है। अच्छा। उसको डिस्करेज करने के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स की भी अवेलेबिलिटी बनाने के लिए उस सब्जेक्ट को 2-3 साल ज़रा, जिसको हम एक अपनी टर्म में कहते हैं, रगड़ा लगना। बिल्कुल। तो ये कॉमन टर्म होती है, CSS में बोली जाती है, तो इसलिए स्टूडेंट्स फिर डिस्पर्स हो जाते हैं। जिस तरह आजकल US हिस्ट्री के ऊपर रश कम हो गया है, स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर अदर ऑप्शंस, दैट कैन बी ब्रिटिश हिस्ट्री, दैट कैन बी इंडो पाक हिस्ट्री, दैट कैन बी यूरोपियन हिस्ट्री। सो दैट इज़ द प्राइम रीज़न कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक ही सब्जेक्ट ट्रेंड न बना लें, उसको डिस्करेज करने के लिए। अच्छा, आई डिडंट नो अबाउट ऑल दीज सब्जेक्ट्स। मुझे तो लगा था शायद अगर हम CSS कर रहे हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, तो शायद उसमें पाकिस्तान की ही स्टडीज़ फोकस की जाती हैं। एंड आई डिडंट इवन नो अबाउट ये 1200 नंबर वाला पूरा पूल और 6 सब्जेक्ट्स का पूल, 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स, सो दैट वाज क्वाइट इंसाइटफुल। अच्छा, एक चीज़ है कि नॉर्मली ये समझना क्यों ज़रूरी है इतना ज़्यादा कि पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। खैर ये चीज़ तो हमें शुरू से समझाई जाती है, चाहे वो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हो, इंटर के एग्ज़ाम्स हो, कि पैटर्न को पहले बताया जाता है कि इस पेपर से पैटर्न आएगा। सो CSS के अंदर पैटर्न को समझना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। CSS देखिए, मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊँ, हमारे जो बाकी मेन स्ट्रीम एजुकेशनल इदारे हैं ना, वो राइटिंग के ऊपर फोकस नहीं कराते। आजकल दौर बहुत तेज़ हो गया है, बहुत एडवांस्ड हो गया है। सही। IT का दौर आ गया है, AI का दौर आ गया है। 1 पेपर MCQs यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएं या डिफरेंट उसके अंदर जाएं तो 1 पेपर को बहुत ज़्यादा फोकियत हासिल है। स्टूडेंट्स को लिखवाना, उनका एनालिसिस बिल्ड करवाना, उनको 3 घंटे प्रॉपर बिठाकर 2200-2300 अल्फाज का ऐसे लिखवाना, उनको 3 घंटे में 6-6, 5-5 सवाल लिखवाना और उनका एनालिसिस चेक करना, इस चीज़ के ऊपर एजुकेशनल इदारे कमर्शलिज्म की वजह से अनफॉर्चुनेटली तवज्जो नहीं दे रहे। अच्छा। ये सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। जो बच्चे यहाँ CSS में आते हैं उनका पीछे से एनालिसिस अच्छा डेवलप नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, उनको राइटिंग की आदत नहीं होती। वो एक सवाल लिखेंगे, आधा पेज लिखेंगे, 2 पेज लिखेंगे, थक जाएंगे और फिर कंटेंट भी खत्म हो जाएगा माइंड से। कंटेंट। तो ये पैटर्न है जो शिफ्ट होता है हमारे मेन स्ट्रीम एजुकेशन से फ्रॉम CSS, जिसको कुछ स्टूडेंट्स अडॉप्ट कर लेते हैं बड़ा क्विकली, कुछ स्टूडेंट्स बहुत देर तक भी उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। और इसमें वो स्टूडेंट बहुत जल्दी अडॉप्ट कर जाते हैं जिनके पास पीछे गाइडलाइन होती है। कि जिस तरह मेरे पास परसों एक फैमिली आई, तो उनके अभी स्टूडेंट्स 9th और 10th क्लास में हैं। उन्होंने मुझसे पूरी बुक्स लिखवाई और वो 9th 10th क्लास से उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी अकॉर्डिंग टू CSS। ना उनका पूरा माइंड डेवलप हो रहा है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत जल्दी एक्सेल भी करते हैं और देयर आर हाई चांसेस कि वो पहली अटैम्प्ट में ही क्लियर क्रैक करके और बड़े अच्छी पोजीशंस पे चले जाते हैं। अब भी आप ऑलमोस्ट हॉक्स इदारा चला रहे हैं, ऑब्वियसली मेंटोर कर रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश प्रिपरेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो आप हाउस ऑफ कंपैटिटिव स्टडीज़ उसका नाम है इस इदारे का। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऑब्वियसली और भी बहुत ज़्यादा CSS के इदारे हैं, उसके अंदर किप्स भी करवाता है, वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट भी करवाता है और बहुत ज़्यादा इदारे हैं जो CSS के ऊपर या PMS की तैयारी करवाते हैं। आपका इदारा भी करवाता है ऑब्वियसली। सो आप किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे अपने इदारे को बाकी इदारों के साथ जो CSS की तैयारी करवा रहे हैं? हाँ, देखिए इसमें सबसे अहम चीज़ जो हम और मैं और मेरी पूरी टीम फोकस करते हैं वो है क्वालिटी। सही।
इस वक्त मैं ये बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि शायद ही पाकिस्तान में CSS का ऐसा इदारा हो जो स्टूडेंट्स को रियल टाइम में राइटिंग की प्रैक्टिस करवाता हो। हमने एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश किया है कि हम डेली स्टूडेंट्स को राइट करवाते हैं और सबसे बेहतर फीचर ऑन द स्पॉट चेकिंग करते हैं। ये एक पेक्यूलियर पॉइंट है जो हमारे इदारे को बाकी इदारों से सेपरेट मुख्तलिफ करता है। सारा दिन आई एम अवेलेबल इन द अकेडमी, स्टूडेंट्स कम, उनको जो टास्क असाइन होता है वो लिख कर आते हैं, मैं वहीं पर चेकिंग करके उनको समझा कर क्लियर करके तो रवाना करता हूँ। ये चीज़ वाहिद है जो मैं कहूँगा कि हम ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं मुझे मतलब समझ है इदारों की, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी असाइनमेंट लेकर गए, 3-4 दिन बाद उनको वो असाइनमेंट मिलती है, चेक होकर मिलती है, और मिलती भी एक कोऑर्डिनेटर के थ्रू है, और उसके ऊपर रिमार्क्स लिखे होते हैं जिसको स्टूडेंट्स ने खुद समझना होता है ये इश्यूज़ हैं। एक गैप है टीचर का और स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, जब तक एक बच्चे की इवैल्यूएशन, सपोज कर लें वो करंट अफेयर्स का लिख कर गया, वो ऐसे लिख कर गया, उसको जब तक आप पास बिठा के नहीं समझाते कि यार ये इश्यूज़ हैं, वो नहीं लर्न कर सकता। सो बाकी सारी चीज़ें कमर्शलिज्म में आती हैं। ये वाहिद कंटेंट है, ये एक ऐसी, इसको रिवाज कह लें या परंपरा कह लें, जो हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश है और मेरी पूरी टीम की कोशिश है कि टिल एंड हम इस चीज़ को ना सिर्फ बेहतर करेंगे बल्कि इसको इंशाल्लाह लेटर एंड स्पिरिट में कंटिन्यू रखेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह आपको इसमें उम्मीद है कि कामयाब भी, उम्मीद नहीं यकीन है बल्कि कि इंशाल्लाह आपको अल्लाह कामयाब करे इस चीज़ के अंदर। अच्छा सर, एक और चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली अगर देखा जाए, हमारी ऑब्वियसली ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो 2 हैं, एक उर्दू भी है और फिर इंग्लिश भी है, लेकिन हमें मदर टंग कहा जाता है ऑब्वियसली उर्दू को। उर्दू के अंदर हम घरों में बात भी होती है, आमतौर पर इंग्लिश का इन्फ्लुएंस फिर भी कम है भी हमारी ऑडियंस के अंदर। लेकिन अगर CSS के एग्ज़ाम की बात की जाए, ऑब्वियसली वो आपको एग्ज़ाम भी कम्प्लीटली लैंग्वेज के ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज में अटैम्प्ट करना है, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है जो CSS को अटैम्प्ट करती है, जो कैंडिडेट्स हैं बेसिकली, ये बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वीक है बच्चों की। बहुत से लोग ऐसे हैं बैचलर्स करके निकल भी जाते हैं, वो स्टिल लैंग्वेज का इशू आता है। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट, या आप लोग क्या करते हैं उस सूरत के अंदर बच्चों की वीक इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए? तो आप लोग क्या करते हैं उसके अंदर, या आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे उन बच्चों को? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं या ओवरऑल जो CSS में आते हैं, सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर इंग्लिश होता है। बिल्कुल। एंड लेट मी टेल यू दिस, 95 to 96% स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश ऐसे। अब मेरे पास जो भी हमने ना इंग्लिश को बड़ा सिस्टमेटिक कर दिया है, हमने उस इंग्लिश को ना पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। एक हमारा कोर्स होता है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश फाउंडेशन का कोर्स। ठीक है, जैसे ही मेरे पास बच्चा आता है, मैं उसको पहले एक पेज देता हूँ, यार मुझे इसके ऊपर कुछ लिख कर चेक कराओ। वहाँ से मुझे उसकी सारी असेसमेंट हो जाती है। अगर वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे है तो उसको मैं रिकमेंड करता हूँ फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन प्रोजेक्ट, उसको मैं खुद डील करता हूँ। वहाँ पर मैं बच्चों की बेसिक इंग्लिश के ऊपर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, प्रपोजिशंस के ऊपर और टेंसेस के ऊपर बहुत रिगरस काम करता हूँ। नंबर 1, जब वो चीज़ें उसकी बेहतर हो जाती हैं, फिर मैं उसको एक अनदर सेशन है, एक क्लास है जिसको कहा जाता है क्रिएटिव इंग्लिश राइटिंग, वहाँ पर मैं उसको लेकर आता हूँ। क्रिएटिव इंग्लिश राइटिंग, जिसको हमने नाम दिया है क्रिएटिव पैराग्राफ राइटिंग का, ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें मैंने यकीन करे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल, मैं कहूँगा कि डेड स्टूडेंट्स थे, बिल्कुल मुर्दा स्टूडेंट्स थे, उनके राइटिंग और एक्सप्रेशंस बेहतर होते हुए देखें। उस क्रिएटिव राइटिंग सेशन में स्टूडेंट्स को डेली बेसिस पे मैं रिगरस राइटिंग करवाता हूँ। उनको टास्क असाइन होता है, साथ रीडिंग मटेरियल होता है, ताकि वो उसको रीड करें, नॉलेज के ऊपर काम करें, लिख कर लेकर आते हैं, ऑन द स्पॉट इवैल्यूएशन होती है। साथ साथ मैं उनको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए एक मैंने कोर्स स्टार्ट किया है, हाउ टू बिल्ड राइट एक्सप्रेशंस ऑफ द इंग्लिश। सपोज कर लें एक स्टूडेंट है, वो लिखता है कि कायदे आज़म फॉर्मुलेटेड पाकिस्तान। एक स्टूडेंट है, वो लिखता है कि इट वाज द परसिस्टेंस डिज़ायर ऑफ जिन्ना दैट ट्रांसलेटेड द ड्रीम ऑफ पाकिस्तान इनटू रियलिटी। अब इन दोनों का आइडिया सेम है, लेकिन राइटिंग पैटर्न डिफरेंट है। जो दूसरा सेंटेंस है ज़्यादा मैच्योर है और ये राइटर को ज़्यादा, चेकर को ज़्यादा अच्छा अपील करेगा। बिल्कुल। सो मैं इस सेशन में उनको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता हूँ। और थर्ड सेशन होता है हमारा इंग्लिश एसे का, जिनमें मैं उनकी थॉट के ऊपर, उनकी कोहेरेंस के ऊपर, आउटलाइन डिकोडिंग के ऊपर, पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम करता हूँ। मुझे अभी आपने जब स्टेटमेंट की बात की ना कि स्टेटमेंट्स अगर आपने 2 स्टेटमेंट्स बताई, मेरे दिमाग में सिर्फ एक स्टेटमेंट आई थी, कायदे आज़म वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान।
फिर जब आपने स्टेटमेंट्स बताई मुझे लगा ओके नो, ये तो काम ख़राब है, मैं तो बहुत नीचे हूँ अभी। तो ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ इफेक्ट करती है। अच्छा सर, इंग्लिश एसेस की आपने बात की है, इंग्लिश प्रेसेस की आपने बात की, सो दे आर कंसीडर्ड पेपर किलर्स स्पेशली इन CSS के एग्ज़ाम के अंदर। कि आप बताया जाता है कि अगर आपकी बात की जाए तो आपने माशाल्लाह 72 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 100, लेकिन इनको पेपर किलर कंसीडर किया जाता है। सिर्फ एसेज और प्रेसेस जो है बेसिकली उसकी वजह से बच्चे अपना पूरा का पूरा एग्ज़ाम फेल कर देते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि आपने अपने वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर कोई स्कोर किया है या नहीं किया, गया आपका इंग्लिश कैसे अगर आपने उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, आप उसके अंदर बेसिकली किस तरीके से बच्चों को ट्रेन करते हैं, या उसको क्या आप गाइड देंगे बच्चों को तैयार करने के लिए? देखिए, इंग्लिश ऐसे को ना मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को बहुत सिस्टमेटिकली तैयार करना चाहिए। सबसे पहले तो उनको 8 से 10 थीम्स अलग करने चाहिए, कि जिस तरह जेंडर्स का थीम है, इकोनॉमी का थीम है, सही, करंट अफेयर्स का थीम है, AI का थीम है, IT का थीम है, इन्वायरमेंट का थीम है, ग्लोबल वार्मिंग का थीम है। 7-8 थीम्स जिनमें हर साल कुछ ना कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं। सही। सो 10 थीम मैंने अलग करके रख दिए। हर थीम के ऊपर मैं उनको 10-10 टॉपिक हर एंगल से कवर कराता हूँ और उनको रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करता हूँ। सो इस तरह जब एक स्टूडेंट हर थीम को होलिस्टिकली A to Z प्रिपेयर करता है, आउटलाइन फॉर्मेशन करता है और राइटिंग करता है रिगोरस, तो उसकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाती है कि उसके लिए पेपर को पास करना, मतलब 40 मार्क्स लेना, वो उसके लिए एक इट बिकम्स लाइक अ चाइल्ड्स प्ले। ये वो स्ट्रेटजी थी जो मैंने खुद भी अप्लाई की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम अटैम्प्ट्स में ऐसे हमेशा पास होते रहे। सो ये मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ और ये बड़ा अच्छा है। उसके मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। लास्ट ईयर हमारे 9 स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई किया PCS बलूचिस्तान के। अच्छा, स्पेशल CSS में से 3 स्टूडेंट्स ने किया और मेन स्ट्रीम CSS में से 7 स्टूडेंट्स ने किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर जनरेटिंग रिजल्ट्स और ये एक पॉजिटिव अप्रोच, एक सिंसियर एफर्ट दोनों साइड पे, स्टूडेंट के एंगल से भी और हमारे एंगल से भी, दोनों साइड पे माशाल्लाह। लेकिन बच्चे फेल क्यों होते हैं फिर ऐसे इसके अंदर? तैयारी तो हर कोई कर रहा है, इतना लंबा अरसा तैयारी करता है उसके अंदर, तो फिर ऐसी क्या इश्यूज आते हैं जहाँ पर वो बच्चे जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं? हाँ, फेलियर की ना 3 से 4 बड़ी रीजंस हैं। सबसे बड़ी और प्राइम रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स टॉपिक की डी कोडिंग के ऊपर काम नहीं करते। अच्छा। डी कोडिंग से मुराद अंडरस्टैंडिंग। सपोज कर लें एक टॉपिक है, उसमें वो जैसा कि कल मैं एक बच्चे की चेकिंग कर रहा था, वही मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग हैज़ इम्पोज्ड थ्रेट ऑन ह्यूमैनिटी। तो उसमें पूछा गया ग्लोबल वार्मिंग ने इंसानियत के ऊपर क्या थ्रेट कॉज किया है। थ्रेट से मीन्स क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अब स्टूडेंट ने जो ऐसे बनाया हुआ था वो सारा कॉजेज़ के ऊपर बनाया हुआ था कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या कॉजेज़ हैं। ही इज़ नॉट आस्किंग अबाउट कॉजेज़, ही इज आस्किंग अबाउट द इफेक्ट्स। इफेक्ट्स, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड, वो रश में होते हैं, वो जल्दी में होते हैं, प्रैक्टिस कम होती है, टेंशन होती है। तो टॉपिक एक तो होती है वो टॉपिक गलत सिलेक्ट करते हैं। टॉपिक सिलेक्शन भी एक आर्ट है। ड्यूरिंग द कोई चॉइस होती है शायद ऐसे इसके अंदर? जी, 10 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से यू हैव टू सेलेक्ट 1 टॉपिक। स्टूडेंट को पास गट्स होनी चाहिए कि मैंने 10 में से मेरी नेचर का, मेरे नॉलेज का, मेरी अंडरस्टैंडिंग का कौन सा टॉपिक है इस गिवन टाइम एंड स्पेस में। नंबर 1। आधे बच्चे वहाँ पर फेल हो जाते हैं। नंबर 2, उसको डी कोड ठीक नहीं करते। अगर डी कोड ठीक कर लेते हैं, 3rd मरला होता है उसके ऊपर आउटलाइन फॉर्मेशन करने का। ये बात मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स की आउटलाइन के ऊपर प्रैक्टिस नहीं होती, लिहाजा मैं उनको रिगरस प्रैक्टिस कराता हूँ। आउटलाइन एक ऐसा कंपोनेंट होता है ऐसे का कि जिसको देखकर एग्जामिनर 1 मिनट में जज कर लेता है कि इसका ऐसे मैंने आगे चेक करना है कि नहीं करना, या इसको इधर ही फ्लॉप करना है। आउटलाइन पर। आउटलाइन आगे बेशक उसने 10 पेजेस का लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता। सोना भी लिख कर आए ना, आउटलाइन गलत है, ऐसे गलत है, तो ये आउटलाइन गलत लिखते हैं। इसके अलावा जो और मोटी मोटी अगर मैं बातें करूँ, मेन बातें, एक होती है पैराग्राफ के अंदर एक तरतीब होती है, पैराग्राफ के अंदर एक कोहेरेंस होती है, पैराग्राफ के अंदर एक राइट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है, राइट चॉइसेस ऑफ वर्ड्स होती है, पर्टिकुलर वोकैब होती है। ये सारी चीज़ें एक डिसेंट वे में करनी होती हैं और टॉपिक को अंडरस्टैंड करके उसकी इमोशनलिज्म को समझ के करनी होती है। ये स्टूडेंट्स इन चीज़ों का बिल्कुल बॉदर नहीं करते। गलत स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उल्टे पुल्टे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वोकैब इतनी अनकन्वेंशनल और इतना नॉन कन्वेंशनल लिखना शुरू हो गए क्योंकि वो चैट GPT हो गया या वो चैटिंग करते रहते हैं, तो उल्टे पुल्टे स्ट्रक्चर्स, कॉमास का गलत इस्तेमाल करते हैं, पंक्चुएशन को तो बिल्कुल बॉदर ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, उनको ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे उनको फ्री में मिले हों। तो ये सारी, अब मैं पहले पेज में, इंट्रोडक्शन के पेज में मैं स्पॉट करता हूँ 10 मिस्टेक्स।
अब पहले पेज में अगर 10 मिस्टेक्स निकल रही हैं, यू हैव गिवन मी, स्टूडेंट हैज़ गिवन मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न दैट आई शुड फेल द ऐसे। और मैं क्यों उसका ऐसे पढ़ूंगा जब मैंने 20,000 और बच्चों के ऐसे चेक करने हैं। तो मैं दो और इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमने मैक्सिमम बच्चों को उस ऐसे में निकालना होता है। तो एग्जामिनर बेसिकली ऐसे में फ़ेल करने के बहाने तलाश कर रहा होता है और हमने बचना होता है फेल होने से। बट अनफॉर्चुनेट स्टूडेंट्स लॉट ऑफ रीजंस दे जाते हैं जिसकी वजह से वो फेलियर का शिकार हो जाते हैं। तो अब ये सारे जो आपने तरीके बताए बेसिकली जिसकी वजह से ऑब्वियसली बच्चे फेल होते हैं, सो हाउ वुड यू सजेस्ट कि अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए क्या ब्रेकडाउन होना चाहिए, किस तरीके से बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो राइटिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए आप उसका ब्रेकडाउन किस तरीके से करेंगे ताकि वो बेहतर कर सके उनके? देखिए, सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझनी होगी मेंटली तौर पे और साइकोलॉजिकली तौर पे कि विदाउट प्रैक्टिस वैसे नहीं पास कर सकते, वो जो कुछ भी कर लें। प्रैक्टिस के बगैर स्टूडेंट्स आजकल ना हर शॉर्टकट के चक्करों में होते हैं। एक दो ऐसे लिखे, दो चार वहाँ से पकड़े, रट्टा मार लिया, पेपर में बैठ गए, ये चीज़ नहीं चलती। अच्छा, CSS में भी करते हैं बच्चे इस तरह? लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे आर इन द फेवर ऑफ द शॉर्टकट्स कि यार बस हो जाए। तो दे हैव टू रियलाइज दैट दे विल हैव टू बिकम फ्रेंड्स विद द राइटिंग। राइटिंग करें। एक छोटी सी टिप है कि स्टूडेंट जो भी CSS कर रहा हो वो 1 घंटा अलग कर ले अपने स्केड्यूल में सिर्फ राइटिंग का। एक दिन में 1 घंटा, आई गेस इट्स वेरी इजी, आप निकाल सकते हो। वेरी इजी। इफ स्टूडेंट इज डूइंग CSS and if a teacher asks him to write 2 or 3 paragraphs on daily basis, it's not a big demand. So when a student writes on daily basis, तो उससे उसकी coherence, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका मेंटल मेकअप के टॉपिक को कैसे डील करना है, क्योंकि इट्स नॉट मैथमेटिक्स के हर ऐसे के ऊपर एक खुलिया लगेगा। हर ऐसे का अलग टॉपिक होता है, हर ऐसे की अलग डिमांड होती है। उस डिमांड को समझ कर पैराग्राफ्स को सिंथेसाइज करना का आर्ट आपको सिर्फ प्रैक्टिस सिखा सकती है। ऑब्वियसली। अच्छा, अगर सब्जेक्ट से बात कीजिए, हम जिस तरह सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, ऑप्शनल भी होते हैं, परमानेंट भी होते हैं, परमानेंट तो आपको करने होते हैं। सो ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं बेसिकली जिसके जरिए वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, ऑब्वियसली किस तरीके से वो सिलेक्ट किया जाना चाहिए सब्जेक्ट? सब्जेक्ट सिलेक्शन में सबसे पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए कि आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज़ में। नंबर 1 कि सपोज अगर मैं IR ऑप्ट करता हूँ तो अगर मेरी डिग्री भी IR इंटरनेशनल, IR स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, और मेरा एप्टीट्यूड भी इंटरनेशनल रिलेशंस है, दैट इज बेस्ट। बट अगर IR मुझे नंबर नहीं दे और IR आजकल एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तब मुझे IR को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये CSS वाले जितने भी, अब एक बार सुन लें इस चीज़ को कि IR, जिस तरह से आपने बताया कि US स्टडीज जो US हिस्ट्री जो थी वो उसको ख़त्म करना था उन्होंने, बस वहाँ से तो उसको फेल करते जा रहे थे। IR भी अगला हो सकता है, तो अगले जो एस्पायरेंट्स हैं वो चीज़ को नोट कर लें। बट IR आजकल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो तो मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा। खैर, तो उसमें सबसे पहले तो देखेंगे आपका इंटरेस्ट, और दूसरा लाजमी देखिए स्कोरिंग। प्रेफरेंस इंटरेस्ट के ऊपर दी जाएगी उस सब्जेक्ट को जो स्कोरिंग ट्रेंड में। तो कौन सा सब्जेक्ट है आजकल स्कोरिंग ट्रेंड के अंदर? ज़्यादातर अगर हम देखते हैं तो पोल साइंस चल रहा है आजकल, पॉलिटिकल साइंस। IR एक दौर में नहीं था, बट IR दोबारा रिवाइव है। इसके अलावा क्रिमिनोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग ट्रेंड में चल रहा है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं? जी, दीज आर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। जेंडर स्टडीज इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी वंडरफुल सब्जेक्ट व्हिच हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एसे एज वेल। इसके अलावा कुछ पंजाबी इज द एवरग्रीन सब्जेक्ट, बोथ PMS एंड CSS। कुछ डेंजरस सब्जेक्ट्स हैं जैसा कि सोशल, ये डेंजरस सब्जेक्ट है, इसकी हिस्ट्री बहुत तारीख है। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनके रीजंस लाइक क्यों ये इनकी तारीख है इतनी ज़्यादा, या क्या वजह है? मेरा ख्याल जानबूझ के या तो डिस्करेज किया जाता है, या तो जिस तरह 2016 में जिन बच्चों ने अर्बन मैनेजमेंट और टाउन प्लानिंग उठाया था, 16 से ज़्यादा नंबर किसी के नहीं। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 16 तो MCQs ठीक है। मुझे तो लगता है कि इस चीज़ को तो बेहतर होने की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली वो इन्हीं सब्जेक्ट्स को, सोशल वर्क की ज़रूरत है, कम्युनिटी सर्विस की ज़रूरत है। मैं इसको कहूँगा कि लूप होल है एक CSS के अंदर कि सब्जेक्ट्स, मेरी अपनी एक हम्बल ओपिनियन है, सब्जेक्ट्स बिला वजह टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर एक बंदा आज एक सब्जेक्ट लेकर बैठा है, उसको नहीं पता कि यार ये सब्जेक्ट आगे जाकर हिट होगा, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। मेहनत कर रहा है इतना अरसा, इतना लंबा अरसा, और दूसरा बंदा उसके साथ वाला कंपेटिटर है, उसने और सब्जेक्ट उठाया, उसमें उसने एवरेज तैयारी की, फिर भी वो उसको 40 नंबर का गैप देता। तो ये मैं इसको कहूँगा कि बैड लक है। ट्रेंड इज वेरी अनफॉर्चुनेट गेम, इट शुड बी स्टॉप्ड।
अच्छा, अगर बात की जाए रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो कितना टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड है सीएसएस की तैयारी के लिए? मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो सालों, आपने बताया कि जो लोग सालों से एक गोल प्लान करके चलते हैं वो पहले टाइम पे क्लियर कर लेते हैं। सो अगर रियलिटी के अंदर बात की जाए तो कितना टाइम एक बंदे को रिक्वायर होगा सीएसएस के एग्जाम को क्लियर करने के लिए या उसकी तैयारी करने के लिए? आई थिंक 1 year इज मोर देन इनफ। अगर कोई स्टूडेंट इवन मेडिकल बैकग्राउंड का भी है, जिसका पहले सीएसएस का या सोशल साइंसेस का टेम्परामेंट नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, इवन इफ ही स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस, उसके लिए भी 1 साल मोर देन इनफ है। आई हैव सीन एग्जांपल्स जिसमें एक स्टूडेंट थी जिन्होंने 6 months तैयारी की एंड शी गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन 2016। माशाल्लाह। सो उस 1 साल में किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरह से प्लान कर रहे हैं और कितना कमिटमेंट दिखा रहे हैं, तो 1 साल आई थिंक इज मोर देन इनफ फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर। अगर उसको वो टाइम वो जस्टिफाई, अगर उसको वेस्ट करते रहते हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज में जाते हैं, लाइब्रेरीज में जाते हैं, वो रात को बैठ कर अपना एनालाइज करेंगे उन्होंने इस दिन में कितना ज़्यादा खोया या पाया, कि आगे आउटपुट कितनी है। स्टूडेंट्स आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस, दे आर ओनली हैप्पी दैट दे आर गोइंग टू अकेडमीज, दे आर ओनली हैप्पी दैट दे आर डूइंग सीएसएस। व्हाट इज द आउटपुट? आई थिंक दे सीख भी रहे हैं या नहीं, सीख भी रहेंगे नहीं, उस दिन में उन्होंने कितना सीखा। रात को हर स्टूडेंट को एनालाइज करना चाहिए अपने डे की परफॉर्मेंस को, और उसकी पर्सनैलिटी में या उसकी प्रिपरेशन में जो भी लूप होल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, और अपनी एक हमेशा रियलिस्टिक पिक्चर बनानी चाहिए, खुद को राइट मिरर दिखाना चाहिए। तो वो स्टूडेंट्स हमेशा बहुत जल्दी एक्सेल कर पाते हैं जिनके अंदर कमिटमेंट। और एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, आफ्ताब, उनका नाम है जुनैद आफ्ताब। उन्होंने 3 बार पीएमएस क्वालिफाई, तीनों बार एडुकेशन में, और उन्होंने लास्ट सीएसएस में उनकी 11th पोजीशन थी। मैं उनकी हमेशा तारीफ करता हूँ क्योंकि मैंने उनको कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं, हमेशा whenever I met him, he was always motivated, and in his last attempt he secured 11th position. सो ये एक जर्नी है, 1 साल इसके ऊपर लगता है, तसल्ली से लगाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से नोट्स मेकिंग, मॉक्स देने चाहिए। अच्छा, इसमें भी मॉक्स होते हैं? मॉक्स देने चाहिए। अगर सपोज कर एक स्टूडेंट है, उसने एसे कंप्लीट कर लिया, उसको एसे की मॉक्स देने चाहिए। एक स्टूडेंट उसने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया, पोल साइंस कंप्लीट कर लिया है, उसको अकेडमी में जाकर सब्जेक्ट वाइज मॉक देनी चाहिए। सपोज जिस तरह मॉक्स प्लान होते हैं कि एक स्टूडेंट ने आज जी 5 टॉपिक्स कवर किए, तो टीचर उन 5 टॉपिक्स में से उसको 3 टॉपिक्स लिखने के लिए देगा और फिर वो चेक करेगा। यहाँ पर एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, एक्चुअल प्रिपरेशन, कि आप उस कंटेंट को पेपर के अंदर प्रेशर में बैठकर कितना अच्छा रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर जाके प्रैक्टिस, ये स्टूडेंट्स का वीक होता है कि दे आर नॉट कंसर्न विद द मॉक्स देने चाहिए, जाकर टीचर से डिस्कस करना चाहिए, जो टॉपर्स हैं उनसे डिस्कस करना चाहिए, टिप्स देनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट को, इस सवाल को मुझे कैसे बेहतर करना चाहिए। क्योंकि जो रियलिस्टिकली बात है, जो पेपर के ऊपर लिखा हुआ है उसके ऊपर नंबर मिलता है। ऐसा ही है। उसके बाद इंटरव्यू में फेस में होना जाता है कितना अच्छा लिख रहे हैं, कितना मैच्योर लिख रहे हैं, कितना वेल। एक अपने एक छोटी सी कोटेशन होती है कि अगर आप एक वेपन है उसको अगर आप वॉर में नहीं चला सकते, दैट वेपन इज यूजलेस। पेन इज अ वेपन, ऑब्वियसली। यस। सो आप कोई भी स्टूडेंट अगर वो कैरी कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो हर वेपन, अपनी राइटिंग को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने नॉलेज को हर तरह से इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करके। चले, मुझे हमारी जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी, ऑब्वियसली मुझे ना उससे शायद अपना इंटरमीडिएट का टाइम पीरियड याद आ गया, या जो हमारा एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है बोर्ड का 22 का बेसिकली, उसके अंदर भी हमें पूरा 9th 10th फर्स्ट सेकंड ईयर में यही सिखाया जाता है कि आपने प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है। प्रेजेंटेशन के अलावा आपके जो स्टार्टिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह आपने बात की कि अगर पहले ही पेज के ऊपर 10 मिस्टेक्स उसे नजर आ जाएंगी तो उसका तो दिल ही नहीं करेगा अभी पढ़ने में। हमारे इंटरमीडिएट के अंदर या हमारे जो 22 की स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी सोचा जाता है कि जरूर ना, अक्सर इस तरह होता है कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आते हैं बट आपके नंबर उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम आते हैं, तो हम कंसीडर करते हैं उस चीज़ को कि यार ज़रूर जो एग्जामिनर होगा गुस्से में होगा, अपनी बीवी के साथ लड़के आया होगा तो उसने बस उसे पहली चीज़ पसंद नहीं आई, उसने कांटे मारना शुरू कर दिए। और ऐसा हुआ भी है कुछ बच्चों के साथ, उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है और बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एक भी मिस्टेक अगर उसे पहले पेज पे उसने निकाली है, सर्कल किया है, आगे उसने सारे पेज पे कांटे मारे हुए हैं और उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। ये स्ट्रक्चर तो हमारे छोटे लेवल पे ही स्टार्ट हो जाता है।
सो क्या ये चीज़ भी कंसीडर की जाती है सीएसएस के अंदर कि फलान गुस्से में होगा तो उसने कांटे मार दिए, या बाकी मुझे लगता है ऐसा नहीं है, नहीं है? इतना नहीं होता कि अगर आपकी, लेकिन एक होता है कि इमेज बिल्डिंग। सपोज कर लें एक स्टूडेंट है, उसका पहले लाइन में या पहली 5-6 लाइन में 3-4 मिस्टेक्स हैं, सही। उसने तो अपना इमेज डिस्ट्रॉय खुद कर दिया। एक स्टूडेंट है, उसका पहला पैराग्राफ ठीक है, आउटलाइन ठीक है, पूरे ऐसे में ह्यूमनली पॉसिबल है, कहीं पर इस लगाना भूल गया, कहीं एक जगह कॉमा गलत हो गया। एक होती है ह्यूमन एरर, उसका मार्जिन जरूर होता है। ऑब्वियसली। एक होती है रिपीटेड पैटर्न मिस्टेक, वो पता चल जाता है चेकर, मतलब मुझे इजीली पता चल जाता है कि स्टूडेंट से बाय चांस ही मिस्टेक, मैं उसको इग्नोर करता हूँ। मुझे पता है कि स्टूडेंट बार बार ये मिस्टेक, उसका पैटर्न नजर आता है, इट मीन्स कि उसने स्टूडेंट ने उस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया या उसने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। सो ये वो जो कांटे मारने वाला या मूड वाला है, मेरे ख्याल वो कुछ बातें जो बनी हुई हैं, इतना ज़्यादा नहीं होता है। मतलब ऑब्वियसली स्टूडेंट का फ्यूचर होता है और वो चेकर भी, तो वो अगर उसको रीजंस मिल रही हैं और एम्पल रीजंस मिल रही हैं, काफ़ी रीजन मिल रही है, तब वो उसको डिस्करेज करेगा। ऐसा नहीं मुझे लगता कि एक लफ्ज़ इधर उधर हो गया, एक जो है वो कॉमा की मिस्टेक अगर पंक्चुएशन वो किया, फेल कर रहा है, कोई बात ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है कि इट वाज ह्यूमन एरर ऑब्वियसली। सो व्हाट वुड यू एडवाइज जो भी नए एस्पायरेंट्स हैं जो सीएसएस के आप देंगे आगे, आप क्या गोल्डन एडवाइस देना चाहेंगे उन सबको कि जिससे उनको जरा मोटिवेशन भी मिले और सब कुछ हो? नहीं, गोल्डन एडवाइस तो मैं यही उनको दे सकता हूँ कि ऑलवेज हैव हाई स्पिरिट्स। मतलब ये है कि एक स्टूडेंट जब सीएसएस में आता है ना, उसको इमोशनलिज्म से काम नहीं लेना चाहिए। ऐसा ही है। उसको ये जहन में रख कर नहीं आना चाहिए कि यार मैं यहाँ पर सक्सेसफुल होकर ही जाऊँगा। उसके पास प्लान भी होने चाहिए, लाजमी होना चाहिए। उसको एक रियलिस्टिक पिक्चर हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, ठीक है, कि उसको, यानी कि मैं ये कहूँगा कि प्लान भी हमेशा होना चाहिए स्टूडेंट के पास, कि अगर खुदा ना खास्ता अगर वो सीएसएस की भी लग गेम भी है, तो उसके पास ऐसा ना हो कि अटेम्प्ट्स फेल करने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं रहा, तो उसका कैरियर फ्लॉप हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट्स को ये मेंटली तौर पर तैयार होकर आना चाहिए कि ये एक डिफ़िकल्ट फील्ड, यहाँ पर आपको फेलियर्स भी आएंगे, यहाँ पर आपको सोशल प्रेशर भी आएगा, यहाँ पर आपको इकोनॉमिक प्रेशर भी आएगा, यहाँ पर लोग गली मोहल्ले में, आपके घर में ये बातें भी करेंगे, यार तुम ऐसे से ये क्या कर रहा है, आपको लोग डिस्करेज भी करेंगे। अगर इन तमाम चीज़ों को डील करने के लिए तैयार हो, इतना हिम्मत और हौसला है इतनी, फिर आप सीएसएस में। अदरवाइज कोई भी, और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी और फील्ड हो, लाइक पीएचडी कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, एवरीथिंग इज गुड। You have to decide what is good for you. If you want to do CSS, then make up your mind कि फिर give up नहीं। Otherwise there are other options as well, बहुत अच्छी options हैं। ऐसा नहीं कि CSS एक ultimate एक best option है, ये best होगा, यानी इससे और भी options हैं जो इतने ही अच्छे, तो वो भी स्टूडेंट्स उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या इसको, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सीए के अंदर जिस तरह देखा जाए तो सीए के अंदर बहुत लोग कहते हैं उसमें बहुत अरसा लगता है क्लियर करने में, और तब भी फैमिलीज की तरफ से ये ताने दिए जाते हैं कि इतने साल हो गए क्लियर नहीं किया कि ये क्या कर रहा है। हालांकि मुश्किल है, सीए भी बहुत मुश्किल फील्ड है। सो क्या सीए सीएसएस से ज़्यादा मुश्किल है या सीएसएस ज़्यादा मुश्किल है? आई थिंक सीए ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, सीएसएस से भी ज़्यादा मुश्किल है सीए? सीए मुश्किल है। देखिए, मुझे मेरी इसके ऊपर इतनी शायद एक्सपर्ट ओपिनियन ना हो, मैंने सीए किया नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे लगती है जो उसको मुश्किल बनाती है वो बहुत मैथमेटिकल, उसमें एक मार्जिन ऑफ एरर भी नहीं है। सीएसएस सोशल साइंसेस का ये फ्लेक्सिबल, यहाँ पर अपनी आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, आप अपने सोशल ऑब्जर्वेशन, सपोज कर ले मैं ऐसे लिख रहा हूँ विमेन इशूज़ में, तो मैं कॉमन जो मुझे इशूज़ नजर आते हैं मैं वो भी लिख सकता हूँ, इजाज़त देता है सीएसएस अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू। सीए इजाज़त नहीं देता, मतलब उसके आप उसके मॉड्यूल्स भी बहुत डिफिकल्ट होते हैं और उसका प्रोसीजर भी बहुत लेंथी है, उसके रिजल्ट्स भी शायद इतने इंस्टेंट नहीं है। सीएसएस के रिजल्ट्स इंस्टेंट, at the moment a student is allocated, he knows that he is become the SP or the IC, और उसके बाद उसकी क्लासेस में उसका कैरियर सेट हो जाता है। तो ये एक है चार्म सीएसएस की, इसमें स्टूडेंट, अब एक सपोज कर एक बंदा है, उसने सब इंस्पेक्टर बना, इंस्पेक्टर बना, डीएसपी बना, एसपी बना, एसपी तक वो रिटायर हो जाएगा। 60 साल की उसकी जर्नी या 40 साल की उसकी जर्नी, स्टूडेंट बैठ कर कमरे के अंदर 2 साल की तैयारी से वो 60 साल की 40 साल की जर्नी पूरी कर, वो राइट 17 में वो अगर एसपी रिटायर हो रहा है तो ये आईजी तक जाएगा। अब इतना बड़ा अगर उसको लिवरेज मिल रहा है
और वो 40 साल को 2 साल में कवर कर ले, उसको कुछ कॉस्ट तो है ना। वो कॉस्ट यही है कि यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, प्रेशर्स, इश्यूज, फेलियर्स एंड और एवरीथिंग। एक छोटा सा मैं एक टिप स्टूडेंट को देना चाहूँगा। देखिए, सोसाइटी का कभी प्रेशर ना हो। ये जो लोग बातें करते हैं कि यार CSS कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनको कहेंगे यार मुझे एक ऐसे तो लिखकर दिखाओ, इनको कहेंगे यार मुझे 2 पेजेस तो लिखकर दिखाओ। कभी भी मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो एक अच्छा है, कोई भी बंदा जो ज़िंदगी में पॉजिटिव वे में लेकर चल रहा है, मैं उसको दिल से ये एडवाइस देता हूँ कि मुआशरे के प्रेशर को साइड लाइन कर दिया। ये मुआशरा एक फेक है। ये वो लोग हैं जो आज एक बात कर रहे हैं, कल घर दूसरी जाकर बात। दूसरी बात करेंगे। लोगों का काम है बातें करना। आप एक बड़े कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं, और यही लोग होते हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये सारे आपके पॉकेट में आएंगे, पीछे 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 पीछे। अब बाद में हर चीज आपके पास है, आपके पास पावर भी है, आपके पास रिश्ते भी आएंगे, हर चीज होगी फिर। आप जब ठीक करते हैं और एक बड़े कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं, किसी की ह्यूमन वायलेशन नहीं कर रहे, कोई डाका नहीं कर रहे, अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हो, तो इसमें गलत क्या है? ऑब्वियसली राइट। तो सोसाइटी को भी चाहिए ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, डिस्करेज ना करें, बिला वजह बातें ना करें, अपना काम करें, जिए और जीने में। मुझे लगता है कि ये ना बिल्कुल स्टेट की तरह, स्टेट के बारे में जिस तरह कहा जाता है ना कि स्टेट इमोशंस के बगैर चलती है। स्टेट के लिए कोई मसला नहीं है, वो इमोशंस पे नहीं चलती। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि अगर एक बंदा मर रहा है, ऑब्वियसली उन्हें बाकी को भी देखनी है, बहुत सौ मामला देखने हैं। आई गेस CSS इज जस्ट लाइक दैट। अगर आपको CSS के अंदर एंटर होना है तो आपको अपने इमोशंस सारे के सारे पीछे रख के आने पड़ेगा, मैं छोड़ने छोड़ने पड़ेगा। करता हूँ कि CSS ना आपके ना रियल टाइम कमिटमेंट मांगता है, आपका पैसा भी मांगता है, आपका टाइम भी मांगता है, और सबसे बढ़कर आपकी इमोशनल अटैचमेंट मांगता है। कि जब तक आप उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं होता है कि मैंने करना है तब तक हो नहीं सकता। तो लिहाजा ये ऐसा है कि आप CSS के साथ एक लव अफेयर में कि आपको हर वो अटेंशन देनी होती है जो कि आपको जो कि रिलेशनशिप में देनी है। वो देंगे तो चलेगा रिलेशन, वरना डिवोर्स हो जाएगा। अच्छा, एक और मुझे अभी चीज याद आई, 12वीं फेल एक बॉलीवुड की बहुत फेमस फिल्म है, तो उसके अंदर जो सारी चीजें बताई गई है, मनोज मुझे याद है उसका कैरेक्टर का नाम था मनोज। मतलब प्यारा है। तो मनोज की जो चीजें थी बेसिकली वो वाकई रियलिटी पर बेस्ड थी सारी की सारी। कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रियलिटी का टच है इसमें, अच्छा खासा रियलिटी का टच है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं और मैं दिल से आफरीन करता हूँ स्टूडेंट्स को। मैंने उसको देखो बहुत मिजरेबल कंडीशन में था, उसकी ड्रेसिंग और ये वो सारा कुछ मुझे अंदाजा हुआ। लोग ना फाइट करते हैं, और जो मनोज का किरदार 12वीं फिल्म में दिखाया था और जो उसने स्ट्रगल्स देखी है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट है, ऐसा नहीं है। 90% ऐसा ही होता है। हर तरह के फेलियर्स होते हैं। सम टाइम खाने की भी वो एक टर्म होती है ना, खाने की भी ऐसे, तो वो भी स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ती है। इवन कुछ स्टूडेंट्स खुदकुशी तक भी चले जाते हैं। ये चीज़ ऐसी है। तो उस पिक्चर में जो कैरेक्टराइजेशन की गई है इस जर्नी की, वो काफ़ी हद तक सच थी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आपने इदारा बनाया हॉक्स, हाउस ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज़, तो उसको अब आप इतनी लंबी मोटिवेशन है, इतनी लंबी एक जर्नी है, आपकी क्या मोटिवेशन है? किस मोटिवेशन के जरिए आप वो इदारा चला रहे हैं और किस तरीके से CSS एस्पायरेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं? उसके पीछे आपकी क्या मोटिवेशन? मेरी मोटिवेशन है कि जो डिफ़िकल्टीज, फेलियर्स और तारीख लाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम मैंने गुजारा, मैं ये चाहता हूँ, मैं बहुत करेज से चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट है वो इन चीज़ों को फेस करे। वो तकलीफ़, वो जो आप पूरी सोसाइटी आपको साइड लाइन कर देती है, सारा कुछ। तो मेरी मोटिवेशन फैक्टर हमेशा यही होती है कि यार ये स्टूडेंट जो भी मेरे पास आते हैं अपना कैरियर बनाएं, और कह सकते हैं, मैं ये चीज़ बामानी अंदाज में कह रहा हूँ, विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, कि मैं उनकी सक्सेस में अपनी सक्सेस देखता हूँ। कि अगर कोई स्टूडेंट मेरा एलोकेट होता है तो मुझे शायद उतनी ही खुशी होती है कि शायद मैं ही, कि जितनी उस स्टूडेंट को हो रही है एलोकेट। और जितना मैं ज़्यादा इस फील्ड में आगे जाता जा रहा हूँ, मेरी एज होती जा रही है, मुझे एक दिली सुकून भी मिलता है कि मैं उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ जो मोटिव लेकर आते हैं और बड़े मसाइल का शिकार होते हैं। अगर मेरी कुछ बातों से और मेरी कुछ एफर्ट से उनकी ज़िंदगी के अंदर एक मीनिंगफुल चेंज आ सकता है और वो कल जाकर अपनी फैमिली को अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, तो ये बेहतरीन चीज़ है जो मैं माशरे में करता हूँ।
एक बिल्कुल आखिरी सवाल गाइस, बिल्कुल आखिरी। आई नो थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हो गई है, लेकिन एक आखिरी सवाल मुझे याद आया अचानक से। हमने अकेडमीज की बात की ऑब्वियसली, तो क्या बच्चे नॉर्मली जिस तरह एमडीकैट की बात करते हैं, या फॉर एग्जांपल आइल्स है, आइल्स की अकेडमीज भी हैं और आइल्स के बच्चे तैयारी खुद भी कर रहे होते हैं, सो क्या सीएसएस के एग्जाम की तैयारी खुद की जा सकती है अगर बंदा अकेडमीज नहीं ज्वाइन करना चाहता कोई? नहीं की जा सकती। इट्स अ वेरी वेरी बिग मतलब ये सवाल बहुत अच्छा आपने किया। मुझे याद आ गया वो। ये एक मिथ है। देखिए, स्टूडेंट जब खुद पे तैयारी करता है ना, वो बहुत एक तो अपनी पोटेंशियल वेस्ट करता है, अपना टाइम वेस्ट करता है। जब वो किसी मेंटोर के पास जाता है, वो गलतियाँ जो उसने खुद करके सीखनी थी, मेंटोर उसको उन गलतियों से दूर ले जाता है। वो सारी जर्नी जो मेंटोर ने खुद सीखी थी, वो उसको खुद बताता है, उसको गाइडलाइन देता है। सो अगर वो अकेडमी ज्वाइन करता है, ना सिर्फ उसका सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है, बल्कि वो तमाम गलतियां नहीं करेगा जो उसको फेलियर की तरफ लेकर जाएगा। तो बजाय, वो कहते हैं, लास्ट में कोटेशन कहना चाहता हूँ, अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, बट अ वाइजर वन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। तो ये एक टीचर का काम होता है कि वो उनको गलतियां वो ना करने दें, ताकि उनका सक्सेस का जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट, उनको जल्दी मिले सक्सेस और मीनिंगफुल सक्सेस। Thank you so much, sir, for coming here, and it's an honor to have you on this podcast. आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, हमारे साथ अब मौजूद थे सर मोहम्मद उमैर अख्तर, जो अपनी पूरी जर्नी के बारे में बता रहे थे और हॉक्स की जर्नी के बारे में बता रहे थे। बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ उन्होंने गाइड किया सबको, जितने भी एस्पायरेंट्स थे उनको गाइड किया कि किस तरीके से वो क्लियर कर सकते हैं इस एग्जाम को, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको उन्हें प्रिवेंट करना है ताकि वो शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर जो है वो क्लियर कर सके अपने एग्जाम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, अल्लाह हाफिज़।